I want to say a big thank you to all the voters who placed their trust in us and in me personally. I understand the responsibility and I understand the size of the tasks that lie ahead of us. I have deep respect for this and I know it will not be easy. जर्मनी, अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। हम जब भी जर्मनी के बारे में बात करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये सेंटेंस ज़रूर पढ़ने को मिलता है कि जर्मनी को लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स बोला जाता है। बट ऐसा क्या हुआ है 23 फरवरी को 2025 में जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं वहाँ पे इलेक्शंस में कि जो जर्मनी में ऑलरेडी इमिग्रेंट्स रह रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, वरीड है अपने फ्यूचर को लेके। उसका कारण ये है कि जर्मनी में जो अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो पार्टी मेजॉरिटी में जो जीती हैं इलेक्शंस को वो है CDU पार्टी है जिसके लीडर है फ्रेडरिक मर्स एंड वही जो है आगे जाके जर्मनी में चांसलर के तौर पे आने वाले हैं। लेकिन जो एक और पार्टी जो काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में अभी जिन्होंने वोट्स गैदर किए हैं अराउंड 20% से भी ज़्यादा वोट वहाँ पे जर्मनी में AFD पार्टी को मिला है और AFD पार्टी कंसिडर करी जाती है फार राइट की पार्टी। और उनका जो पूरा एजेंडा था, ये जो मैनिफेस्टो बना हुआ था इस इलेक्शंस को लेके, वो पूरा मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया हुआ था इलीगल इमिग्रेशंस को लेके। इस पूरे इलेक्शन में जितनी भी पार्टीज़ थी उसमें जो मेजर पार्टीज़ की जैसे हमने बात करी है CDU, AFD और जो करंट ऑलरेडी जो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शॉल्स करके जो है जिनकी पार्टी है SPD, वो सारी ही पार्टीज़ का एक मेन एजेंडा उठ के जो आया हुआ था वो इलीगल इमिग्रेशंस को रोकने के तौर पे था। अब इसके कारण काफ़ी सारे हो सकते हैं जिसमें एक मेजर कारण जो समझ में आता है वो ये था कि जर्मनी में लास्ट ईयर रिसेंटली जो अटैक हुए थे मैग्डेबर्ग में, उस अटैक के बाद से जो जर्मन नेशनल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इमिग्रेंट से काफ़ी खफा थे क्योंकि जो उस अटैक का जो मेन एक्यूज थे वो ऑफकोर्स वो एक इमिग्रेंट था। और उस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा जर्मनी में एक ये बात चल रही थी कि भाई इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ चुके हैं जहाँ पे उनकी जो पूरी जो डे टू डे लाइफ है या जो एक पीसफुल जो जर्मनी अपने आप को जाना जाता है कि वो एक पीसफुल कंट्री के तौर पे अपने आप को जानते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रही थी। और उस वजह से ये जो पूरा इलेक्शन का कैंपेन था सारी पार्टीज़ में ये बात आ गई थी कि हम लोग इलीगल इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। उसी के बेसिस पे ही जो CDU पार्टी जिसकी हम बात करें, जिसके अभी अब जो चांसलर बनने की जिनकी सबसे ज़्यादा उम्मीद है फ्रेडरिक मर्स की, उनका भी जो एजेंडा था मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने भी इलीगल इमिग्रेशन के लिए बात की थी। हाउएवर जो AFD पार्टी है उन्होंने तो इतना तक किया था कि उन्होंने अपने कैंपेन में एक फ़्लाइट की टिकट के शेप का पैम्पलेट बना के और वो बांटा है लोगों के बीच में और उसमें मास डिपोर्टेशन लिखा हुआ था। एंड क्योंकि उन्होंने 20% से भी ज़्यादा वोट्स गैदर कर चुके हैं तो अगर वो आप अपोजिशन में भी आते हैं जर्मनी में जो बुंडेस्टाग में, अगर आप जो उनका जो पार्लियामेंट होता है बेसिकली उसमें, तो ये बात उठती ही जाएंगी धीरे धीरे करके। अभी के लिए अगर हम देखें तो अभी के लिए हमारे लिए जो अच्छी बात यह है कि वहाँ पे जो अब मेजॉरिटी में जो बनने वाली पार्टी जो CDU है उसमें जो मैनिफेस्टो है उनका वो सिर्फ इलीगल इमिग्रेशंस को नहीं, वो बाकी चीज़ों को भी लेके काफ़ी सारी चीज़ें जो अपने मैनिफेस्टो में यूज़ किए हैं, हम लोग उससे एक पॉजिटिव नोट पे बात कर सकते हैं कि वो जर्मनी में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है, जो डाउनफॉल आ रहा था इकोनॉमी का, प्लस जो वहाँ पे जॉब्स नहीं मिल पा रही है, जो ऑलरेडी लोग वहाँ पे वर्क वीज़ा पे गए हुए हैं या चांसे काटे में गए हुए हैं या जो स्टडी पे भी जाना चाह रहे हैं, इन सब को लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजिशन रखें और वो हमारे लिए एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट आता है। अब ये सारी चीज़ों का अगर आप सोचेंगे कि भाई इस वाले वीडियो में मैं ये पॉलिटिकल वाली बातें क्यों कर रहा हूँ, उसका कारण ये है क्योंकि 2025 में इस साल में जो भी स्टूडेंट्स या आप वर्क वीज़ा पे अगर जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इस वाले प्रोसेस में इम्पैक्ट कर सकता है, स्टडी पे भी और वर्क वीज़ा पे भी। उस टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करने वाले इस वाले वीडियो में वो ये रहेगा कि जर्मनी में 2025 में बहुत ही कॉमनली एक्सपेक्टेड है कि जो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट का जो अमाउंट है, जो कि अभी 11,904 यूरोज़ हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो सकता है और वो आपका कम से कम जो 1,000-1,500 यूरो के आसपास में वो बढ़ना ही बढ़ना है। इसकी न्यूज़ में भी अभी तुरंत ना आए, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इंक्रीज़ हो जाएगा विंटर इनटेक के एप्लीकेशंस के लिए। तो दूसरा मेजर पॉइंट जो इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग वो रहेगा कि जर्मनी में जो अभी तक हम लोग ने देखते हैं कि जो वीज़ा के जो रिजेक्शन रेट थे जर्मनी में वो उतने ज़्यादा नहीं थे एज़ कम्पेयर टू बाकी पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशंस के लिए। बट 2025 में जर्मनी में वीज़ा रिजेक्शन रेट बढ़ेंगे, 100% है कि वो इंक्रीज़ होने ही होने हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको आने वाला है, जो भी स्टूडेंट्स जर्मनी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की तरफ में जाते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्हीं को आएगा।
उसका कारण सिंपल सा समझा दे रहा हूँ मैं, जो कि आप अवॉइड भी कर सकते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो एडमिशन्स वगैरह मिलते हैं वो आपके स्टडी बैकग्राउंड, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको जिस भी कोर्स में आप जाना चाहते हो उसमें वो लोग आपको एडमिशन दे देते हैं ना। तो ये कॉन्सेप्ट जर्मनी की, अगर आप इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को फॉलो करोगे तो वो इस पर बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करते हैं। आपका रेलेवेंट बैकग्राउंड जरूर होना चाहिए, तभी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। और आपको कोशिश ये करनी है कि आप उनकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, भले ही यूनिवर्सिटी नहीं भी मांग रही होगी, तो भी आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को अपना जितना बेटर से बेटर हो सकता है, इंग्लिश में आप आइल्स या टॉफिल वगैरह की जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, प्लस जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के साथ में अप्लाई करो, तो ही चांस बनेगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। अदरवाइज द सेफेस्ट ऑप्शन हमेशा जो रहने वाला है, जो आपके वीजा रिजेक्शन को एकदम ना के बराबर होता है, प्लस काफ़ी ज़्यादा वीज़ा के सक्सेस को बढ़ाता है, वो आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हो पढ़ने के लिए जर्मनी में, उसी के चांसेस बढ़ेंगे हमेशा। सेम गोज़ विथ जो भी यहाँ से कैंडिडेट्स अपॉर्चुनिटी वीज़ा कार्ड के लिए अप्लाई करने होंगे, उसके भी रिजेक्शन रेट्स बढ़ने वाले हैं। एंड सेम गोज़ विथ आउसबिल्डिंग एज वेल, रेलेवेंसी मेंटेन रखेंगे, और जिस फील्ड में आप जाने वाले हैं वहाँ पे वो जर्मनी में जिनको अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उन्हीं के ही वीज़ा के सक्सेस रेट यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। सो ध्यान रखना कि 2025 में जो वीज़ा रिजेक्शन रेट है, अगर आप इसमें अवॉइड करना चाहें कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, रेलेवेंसी मेंटेन रखें और पब्लिक यूनिवर्सिटी में फोकस करो। थर्ड पॉइंट जो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, अब आने वाले विंटर वाले इनटेक के लिए अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वो ये है कि जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा। अगर आप उनके जो CDU पार्टी जो अभी वहाँ पे जो जीती हैं, अगर आप उनका मैनिफेस्टो भी पढ़ेंगे, उस मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है कि वो लोग जितने भी इमिग्रेंट्स जो वर्क वीज़ा पे, स्टडी वीज़ा पे जर्मनी में आएंगे, वो लोग के सारे डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली वेरीफाई भी होंगे, प्लस एम्फेसिस दिया जाएगा जर्मन लैंग्वेज आप कितना सीख के हमारे पास में आ रहे हो। तो भले ही आपकी यूनिवर्सिटी में पूरा पूरा कोर्स इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा हो, बट उसके बाद भी अगर आप जब अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन प्रिपेयर करें, उसमें अगर हम बताते हैं कि भाई मेरा कोर्स भले ही इंग्लिश में हो रहा है, बट मैंने फिर भी जर्मन लैंग्वेज सीखी है, उससे आपके वीज़ा के चांसेस 100% बढ़ेंगे। और ये सारे पॉइंट्स हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी में उतना इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि उसमें ऑलरेडी उनको पता होता है कि भाई किसी का एडमिशन अगर पब्लिक में हुआ है, वो स्टूडेंट ऑलरेडी एक रिगरस प्रोसेस के थ्रू होने के बाद में एडमिशन मिला है उसको। तो ये सारे की फैक्टर्स आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से सोचने होंगे। चौथा जो इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि अगेन अगर आप मैनिफेस्टो चेक करो CDU का, उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि वो स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा एम्फोसिस देने वाले हैं आगे जाके इकोनॉमी अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए वापस से, प्लस ऑटोमोटिव सेक्टर को वो फिर से प्रमोट करेंगे। और सिमिलरली जो जर्मनी में एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसको लोग रेड टेप बोलते हैं, जो कि एक टर्म दिया गया है उस केस में जिसमें कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव का जो वर्क होता है, जो नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे अगर पढ़ रहा होगा उसको पता होगा कि भाई वहाँ पे हर एक बात के लिए चिट्ठी भेजी जाती है, आप उसके थ्रू रिप्लाई करते हो, चाहे आपको वहाँ पे इंटरनेट लेना है तो भी बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसका एक लंबा प्रोसेस हो गया। उसी तरीके से जो वहाँ पे स्मॉल स्केल कंपनीज होती हैं, उनको भी आपको उनके छोटे छोटे काम रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस लेने के लिए बहुत टाइम लगता है। ये सारी चीज़ों को वहाँ पे इस वाली पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में बताया कि वो उसको रिड्यूस करेंगे। साथ में वो लोग टैक्सेस को भी लेके बहुत ज़्यादा जो है वो रिड्यूस करने के प्लान्स बन रहे हैं, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स भी आएगा, प्लस हो सकता है कि वो आपके जो इनकम टैक्स वगैरह जो होते हैं, जो आपको वहाँ पे एज अ सैलरी जो आपको मिलती है उस पर टैक्स देना होता है, उसको भी कम करने की बात चल रही है। फिफ्थ पॉइंट जो इस वीडियो में डिस्कस करना हम लोग चाहते हैं वो ये पॉइंट था कि ऑलरेडी जर्मनी में जो लोग स्टडी वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे गए हुए हैं, और खास करके जो चांसन घाटे वाले वीज़ा पे, अपॉर्चुनिटी कार्ड पे गए हुए हैं, इनको वहाँ पे जॉब ढूंढने में आ रही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अब वैसे वाले केसेस में अगर आप जर्मनी में जब अपने वीज़ा को एक्सटेंड कराते हैं ऑस्ट्रेलिया बेरोडे से, वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। और ये चीज़ उन लोगों के लिए भी इनकी स्टडी वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और जो वहाँ पे 1.5 साल के स्टे बैक पे रह रहे हो, कि अगर आपको वहाँ पे प्रॉपर आपकी फील्ड में जिसमें आपने पढ़ाई करी है उस पर अगर आपको जॉब नहीं मिलती है वहाँ पे फुल टाइम की, हो सकता है कि वो आपको अब आगे वाले टाइम में वीज़ा एक्सटेंड करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को रेडी रहना चाहिए, खास करके जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं जर्मनी में, उन्हीं के लिए पॉइंट बता रहा हूँ मैं। या तो आप उस वाले केस में किसी ना किसी कोर्स में वापस से एडमिशन लो, तभी आपका वीज़ा वहाँ पे एक्सटेंड हो पाएगा। अदरवाइज़ आप अपने रेलेवेंट फील्ड में जॉब सर्च करने के लिए थोड़ा भी ढीलापन मत देना, बहुत ही रिगरसली इसको सर्च करना शुरू करो। और नहीं तो आप सिंपली अपना किसी कोर्स में एडमिशन लो, अदरवाइज़ वो आपको वीज़ा एक्सटेंड करके नहीं देने वाले हैं। 6 पॉइंट है हाउसबिल्डिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए, जो कि वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स में आना चाहते हैं। स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट जर्मनी में चाहे कितना भी इलीगल इमिग्रेशन वो लोग रोकें या वीज़ा रेजिस्ट्रेशन रेट्स बढ़ जाए, उसके बाद भी जर्मनी ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको स्किल्ड वर्कर की बहुत शॉर्टेज है। उसके लिए चाहे कोई भी पार्टी वहाँ पे रूल करती हो, वो स्किल्ड वर्कर को वहाँ पे नहीं रोक सकती है। तो आपको
ऑसबिल्डिंग वाले बंदे इसमें खास करके काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रह सकते हो, बट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि B1 से काम नहीं चलने वाला है, B2 आपको करना ही होएगा। और साथ के साथ में कुछ यहाँ पे आप वर्क एक्सपीरियंस भी गैदर करो जिस भी फील्ड में आप ऑसबिल्डिंग वाले वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि विंटर 25 के इनटेक में वहाँ पे इंप्लीमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस टाइम पे। इस वीडियो को इंक्लूड करते हैं। जो मेजर मैंने डिस्कस किया था इलीगल इमिग्रेशंस को लेके, वो सिर्फ जर्मनी का ही नहीं, वो आज के टाइम पे हर एक कंट्री का एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। यूएस ने वो ट्रेंड फॉलो किया है ट्रम्प के आने के बाद में, वही सेम चीज़ को यूरोपियन यूनियन ने भी अब फॉलो कर दिया है। स्टूडेंट्स के लिए, इंडिया से जो स्टूडेंट्स जर्मनी में पढ़ने जाना चाह रहे हैं हॉस्पिटल कैंडिडेट्स, इनको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में और एक रेलिवेंट प्रोफाइल के साथ में स्टडी पर्पज से वहाँ पे अप्लाई करने का सोचते हो तो। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स आता है या आप लोग भी वरी नहीं कि 2025 में जर्मनी में आपको जाना है कि नहीं जाना है, उसके लिए आप डायरेक्टली कॉल करो, डिस्कस करो, मेल करो हमें। हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। एंड देन वी, बिकॉज हम लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी का ही फोकस रखते हैं, तो हम उसी के बारे में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।